हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो बाय कीर्ति। मेरा नाम कीर्ति सिंह है। मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ और अपने वीडियोस के थ्रू बायो के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, विच इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। बेटा, जो हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो लॉ है इसके एक्सेप्शन होते हैं और उसी का एक्सेप्शन होता है लिंकेज। ठीक है, तो चलिए उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं तो समझ आएगा कि लिंकेज क्या होता है। जो मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया था तो उन्होंने कौन सा कैरेक्टर लिया था? सीड शेप, और इसके दो एलील्स थे। एलील फॉर राउंड शेप which is capital R, which is denoted by capital R, and allele for the wrinkled shape which is small r, और seed color उसकी एलील थी। सीड कलर कौन सा था? येलो कलर था। उसके लिए कैपिटल वाई एलील, क्योंकि येलो कलर इज द डोमिनेंट कलर। सिमिलरली राउंड शेप इज द डोमिनेंट शेप। येलो कलर एलील इज द डोमिनेंट वन। एंड ग्रीन कलर, येलो कलर सीड इज मतलब येलो कलर इज द डोमिनेंट कलर, सो द एलील इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वाई। एंड फॉर ग्रीन कलर एलील इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल वाई। ठीक है, तो इसका हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस देखा था। तो हमने क्या देखा था बेटा कि ये वाला इस कैरेक्टर की जो एलील्स थी उसका पोजीशन जो था एक क्रोमोसोम पे था, मतलब एक होमोलोगस पेयर पे था। और इसका इस इन एलील्स का पोजीशन हमने लिया था कि ये दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर है। तो कुछ ऐसा था, मतलब ये माना था कि ये जो दोनों मतलब ये जो इसकी जो जीन्स है या इसकी जो दोनों एलील्स हैं ये अलग क्रोमोसोम पर हैं और ये इसकी एलील्स अलग क्रोमोसोम पर हैं। तो हमने कुछ ऐसा देखा था। दिस इज वन होमोलोगस पेयर एंड दिस इज अनदर होमोलोगस पेयर। एक होमोलोगस पेयर पे सीड शेप की एलील सिचुएटेड है, मतलब सीड शेप की जीन्स है, और दूसरे पे क्या है? सीड सीड कलर की जीन सिचुएटेड है। ऐसा ही था, यही था बेटा। और जब गैमीट्स बन रहे थे तो गैमीट्स में क्या हो रहा था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो हो रहा था। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि एक कैरेक्टर की का जो एलिलिक पेयर होता है वो एलिलिक पेयर के एलील्स जब सेपरेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे तो दूसरे कैरेक्टर के एलील्स से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अलग अलग कैरेक्टर के एलील्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं और गैमीट में जाते हैं। ठीक है, उस एक कैरेक्टर के एलील को दूसरे कैरेक्टर के एलील से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका सेपरेशन, इनका सेग्रीगेशन और इनका गैमीट में जाना अलग हो रहा है। इनका सेग्रीगेशन एक दूसरे से और गैमीट में जाना अलग हो रहा है। तो चार तरीके के गैमीट्स बनते थे। चार तरीके के गैमीट्स बनते थे। चार तरीके के गैमीट्स बनते थे।
ये 4 टाइप के गैमीट्स बनते थे बेटा, है ना। ठीक, ये क्या हुआ है, गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, 4 तरीके के गैमीट्स बनते थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही 4 तरीके के गैमीट्स थे और इक्वल रेशियो में बनते थे, क्योंकि ये अलग अलग होमोलोगस, मतलब ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे ये वाली एलील सिचुएटेड है, ये वाली जीन सिचुएटेड है सीड शेप की, और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे सीड कलर की जीन सिचुएटेड है या सीड कलर की एलील सिचुएटेड है। ठीक है, अब क्योंकि क्रोमोसोम ही अलग अलग है, ठीक, तो इस वजह से ये जो गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है इक्वल प्रोपोर्शन में हुआ है, इक्वल प्रोपोर्शन में हुआ है। ठीक है, ये 4 गैमीट बने इक्वल प्रोपोर्शन में, 25 25 25 25 25% 25% के रेशियो में ये चारों गैमीट्स बने, इक्वल क्वांटिटी में फॉर्म हुए। इसका रीजन क्या था कि ये वाला इस एक कैरेक्टर की जीन जो हमने यहाँ पर लिया है वो एक क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है। एक हम यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, होमोलोगस, जो होमोलोगस पेयर होता है उन दोनों को ही, मतलब सेम क्रोमोसोम, जैसे अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 ही कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे डिनोट करते हैं होमोलोगस पेयर को। ठीक, तो एक कैरेक्टर की जो एलील्स हैं एक होमोलोगस पेयर पे सिचुएटेड है और दूसरे कैरेक्टर की एलील्स दूसरे होमोलोगस पेयर पे सिचुएटेड है। ठीक है, इसलिए जो गैमीट का फॉर्मेशन हुआ वो ऐसे हुआ, 4 तरीके के गैमीट बने और इक्वल प्रोपोर्शन में बने। ठीक है, जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है, जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई होगा तो इसी तरीके से गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में, और इसी की वजह से जो F2 याद करिए, इस तरीके का गैमीट बना था, तो F2 जनरेशन जो थी उसमें 9:3:3:1 का फिनोटिपिक रेशियो आया था। ठीक है, ठीक, जो F1 जनरेशन का प्रोजेनी था, जो F1 जनरेशन का प्रोजेनी था वो ऐसा दिखता था और उसने ये 4 प्रकार के गैमीट्स बनाए थे, इक्वल प्रोपोर्शन में बनाए थे, और इसी की वजह से जब सेल्फिंग हुई, सेल्फ क्रॉस हुआ, तो F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो आया वो 9:3:3:1 का आया। ये चीज तब होती है जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वर्क कर रहा हो। ठीक है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब वर्क करेगा, तो इस सिचुएशन में वर्क करेगा कि जिन कैरेक्टर्स की एलील को हम देख रहे हैं, जिन कैरेक्टर्स की एलील को हम लोग देख रहे हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम का मतलब अलग अलग होमोलोगस पेयर पे सिचुएटेड होंगे, तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फुल्ली 100% एक्ट करेगा। ठीक, जिन कैरेक्टर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं अगर वो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होंगे तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 100% वर्क करेगा। ठीक, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब वर्क नहीं करता है, आइए चलिए देखते हैं। सपोज करना है आपको। अभी मैंने दिखाया कि ये दोनों जो एलील्स हैं, मतलब इस कैरेक्टर की एलील अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पे थी, इस कैरेक्टर की एलील अलग होमोलोगस पेयर पे थी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो लेट्स सपोज से, ठीक, कि ये दोनों अलग अलग होमोलोगस पेयर पे ना होकर के एक ही होमोलोगस पेयर पे। अब देखो बेटा, हम जानते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं उस पे सिर्फ एक कैरेक्टर की एलील तो होती नहीं है, उस पे मल्टीपल कैरेक्टर की एलील्स ऐसे लाइन से सजी रहती हैं। ठीक है, ठीक, तो एक क्रोमोसोम पे एक जीन नहीं रहेगी, मल्टीपल जीन्स रहेंगी जो कि कोड करेंगी अलग अलग कैरेक्टर को। ठीक, जैसे हमने बताया है बहुत बार
कि अगर ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है तो होमोलोगस क्रोमोसोम पे क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेम शेप सेम साइज के होते हैं, उनका सेंट्रोमियर का पोजीशन सेम सेम होता है। ये क्या हो रहा है भाई, उनका सेंट्रोमियर का पोजीशन सेम सेम होता है, ठीक, और उन पे जो जीन्स होती हैं वो सेम सेम होती है और सेम सेम पोजीशन पे पाई जाती हैं, ठीक। जीन्स सेम होंगी, एलील डिफरेंट हो सकती हैं। तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर की जीन्स प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। एक क्रोमो हो सकती नहीं है, होती हैं, ठीक। एक क्रोमोसोम पे मल्टीपल कैरेक्टर्स की जीन प्रेजेंट होती हैं, ठीक। तो मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो जीन्स हैं ये सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो गई। अभी तो हमने अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पे इनको बिठाया था, अब हमें क्या करना है, इनको सेम क्रोमोसोम सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पे इन दोनों को बिठाना और फिर गैमेट फॉर्मेशन देखना है। चलिए देखें। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। मैंने एक को डार्क और ये ऐसे इसलिए किया है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में आप डिस्टिंग्विश कर सकें, होते दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है, डिसिमिलर नहीं होते, ठीक। तो इन दोनों को ही, इसको भी सीड शेप और सीड कलर को एक ही क्रोमोसोम पे बिठा देना है। सपोज करो हम यहाँ पर इस पोजीशन पे बिठा देते हैं सीड शेप की जीन को, और यहां रख देते हैं बेटा सीड कलर को, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अलग अलग क्रोमोसोम पे बिठा रहे थे इनको, ठीक। अलग अलग क्रोमोसोम पे बिठा रहे तो हमारे ऑब्जर्वेशन में वो 9:3:3:1 का रेशियो आता था, सब कुछ होता था, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ के नाम से फ्रेम हुआ है पूरा। लेकिन अगर ये एक ही क्रोमोसोम पे बैठ गई दोनों, तब देखो, अब हम ये क्या ये कह सकते हैं कि ये जीन को इस जीन से फर्क नहीं पड़ता। अभी तक तो हम यही कह रहे थे ना कि एक कैरेक्टर की जीन्स जो होती, एक कैरेक्टर की जीन्स जो होती हैं, उसकी जो दोनों एलील्स होती हैं, उनके सेपरेशन को किसी और कैरेक्टर की जीन की एलील के सेपरेशन से फर्क नहीं पड़ता और दोनों इंडिपेंडेंटली गैमीट में जाती हैं। लेकिन अब हम यहाँ नहीं कह सकते, ठीक है। अब इसको इससे फर्क पड़ेगा, अब इसको इससे फर्क पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे फर्क पड़ेगा, ठीक है, देखते हैं कैसे फर्क पड़ेगा। अब गैमीट बनाओ जरा, देखो। ठीक है, क्रोमोसोम्स तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कंप्लीटली फॉलो करेंगे, ठीक है। एलील्स जो होती हैं उनके केस में एक्सेप्शन है। हमने बोला था, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी, कि क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है एलील के बिहेवियर के जैसा होता है, ठीक है। तो एक कैरेक्टर की एलील्स के सेपरेशन को दूसरे कैरेक्टर की एलील के सेपरेशन से फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से एक होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम्स को दूसरे होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम के सेपरेशन और गैमीट में जाने से फर्क नहीं पड़ता। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्रोमोसोम के लिए तो पूरी मतलब इक्वली पूरी तरीके से फिट बैठता है, लेकिन एलील्स के लिए फिट नहीं बैठता जब ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। तो एक ही क्रोमोसोम पे है, दोनों क्रोमोसोम मतलब एक ही होमोलोगस पेयर पे है। अब ये होमोलोगस पेयर के मेंबर्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे, एक गैमीट में एक जाएगा, दूसरे में दूसरा जाएगा। एक में ये वाला चला गया और दूसरे में ये वाला चला गया, ठीक है। तो ये गैमीट, ये क्या हो रहा है, गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है,
और ये दोनों क्या हैं, गैमीट्स हैं। अब ये देखो, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई गया, ठीक, इसको इससे फर्क पड़ा, जहां आर गया, जहां पर ये गया वहां वहीं पर कैपिटल वाई गया, और इसको इससे फर्क पड़ा, जहां स्मॉल आर गया वहीं स्मॉल वाई गया। फर्क क्यों पड़ रहा है, क्योंकि दोनों सेम क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है। फर्क तभी पड़ता है, ठीक है, फर्क तभी पड़ता है, एक कैरेक्टर की जीन को दूसरे कैरेक्टर की जीन से फर्क तभी पड़ता है जब वो दोनों सेम क्रोमोसोम पे सिचुएटेड हो। अगर अलग अलग क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सेम क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होंगे तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। ठीक, तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई गई, ठीक, ये इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं हुए, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हुए। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जा रहा है, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है, तो दे आर टुगेदर असॉर्टिंग, नॉट इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग। तो यार हम क्या बोल रहे हैं कि आर कैपिटल वाई आर together assorting into gamete, and same goes for small r and small y are together assorting into gamete, ठीक है। ठीक, यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वर्क नहीं कर रही, ठीक है। ठीक, इस केस में ये जो दोनों मैंने गैमीट्स बनाए, इस केस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि क्यों नहीं लग रहा है वो आप देख रहे हैं, ठीक। तो ये दे आर टुगेदर असॉर्टिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, टुगेदर, साथ साथ जा रहे हैं। लेकिन बेटा जब आपने मियोसिस पढ़ा होगा क्लास 11th में, और हम भी पढ़ाएंगे, थोड़ा समय आने दीजिए, हम भी पढ़ाएंगे। मियोसिस में आपको पता है कि क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस जब होती है, मियोसिस होती है तो गैमेट फॉर्मेशन होता है, आपको मालूम है। मियोसिस, यहाँ पे जो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोसिस हो रही है। और आपको पता है कि जब मियोसिस होती है तो क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। मियोसिस होती है तो मियोसिस के प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर किसको कहते हैं बेटा, क्रॉसिंग ओवर किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, एक चीज, क्रॉसिंग ओवर तुम पढ़ेंगे, तो ये जो टुगेदर असॉर्ट कर रहे हैं ना, जो ये जो जीन्स टुगेदर असॉर्ट कर रहे हैं गैमीट में, ये फिनोमेना इस वजह से हो रहा है कि ये एलील्स जो हैं आर और वाई, ये एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बैठे हुए हैं। और जब एलील्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बैठे हों तो इनके बीच में क्या हो गया, फिजिकल एसोसिएशन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, इस सिचुएशन में क्या हो गया, फिजिकल एसोसिएशन हो गया बिटवीन एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स। क्यों फिजिकल एसोसिएशन हुआ, डिफरेंट जीन के एलील के बीच में क्या हुआ, फिजिकल एसोसिएशन हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि दे आर सिटिंग ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक। और इसी फिजिकल एसोसिएशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी फिजिकल एसोसिएशन को वी से लिंकेज। व्हाट डू वी से, लिंकेज, ठीक है। ठीक, डिफरेंट कैरेक्टर्स की एलील्स के बीच में अगर फिजिकल एसोसिएशन हो जाए, फिजिकल एसोसिएशन कब होता है,
when they are sitting on the same chromosomes. ठीक है, when they are sitting on the same chromosome, alleles of different characters are sitting on the same chromosome, then we say that there is a physical association between them. ठीक, और इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। और इन जीन्स को हम क्या बोलेंगे जो कि साथ साथ गैमेट में जा रही हैं, इनको हम बोलेंगे लिंक्ड जीन्स। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर वाई या स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनको हम बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे लिंक्ड जीन्स। दीज आर लिंक्ड जीन्स। ठीक है, इसी को कहते हैं लिंकेज। लिंकेज आने लगेगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल होता नजर आएगा, जो कि हमें दिख भी रहा है। ठीक है, ठीक, अच्छा अब देखते हैं वो क्रॉसिंग ओवर वाले प्रोसेस पे चलते हैं थोड़ा सा। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है बेटा, यहीं पे बनाना पड़ेगा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के प्रोफेज 1 में होता है। तो गैमीट जो होती है उसमें जो देखते हैं क्या होता है, चलिए आइए। जैसे ये है और ये है, क्रॉसिंग ओवर होता किसके किसके बीच में है बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ही फेनोमेना होती है क्रॉसिंग ओवर की। ठीक है, मियोसिस के टाइम पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जो दूसरे के पास चिपके रहते हैं, उन्हीं के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता क्या है, कुछ नहीं है, एक ठीक है, ये है क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा बेटा, एक्चुअली ये है दो दो होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक, क्रॉसिंग ओवर होते टाइम जब होता है तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर वैसे ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक, और फिर एक फ्रैगमेंट जो होगा, एक सेगमेंट इसका वो ब्रेक करेगा और इसका भी एक सेगमेंट ब्रेक करेगा, और दोनों एक पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब ये टूट के इस पे लग जाएगा, इसका ये पोर्शन टूट के इस पे लग जाएगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होने से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन देखो कैसे हो रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए, वो हम दिखा नहीं रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर हुई, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए, ओवरलैप होने के बाद ये वाला पोर्शन टूटा, ये वाला पोर्शन भी टूटा, और टूट टूट के इसका इसमें जुड़ गया, इसका इसमें जुड़ गया, तो ये टूटा यहाँ से, ये टूटा यहाँ से। ठीक, अब इसकी पोजीशन हम फ्लिप कर देते हैं। ठीक, पोजीशन फ्लिप कर देते हैं। ठीक है, इसका एक ऊपर वाला फ्रैगमेंट टूट के इसमें जुड़ा, इसका ऊपर वाला फ्रैगमेंट टूट के इसमें जुड़ा, देखो ऐसे। ठीक, सॉरी सॉरी, ये दिस इज स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल वाई, दिस इज स्मॉल वाई, ऐसे है, ऐसे होगा। तो अब ये इधर आ गया, और ये इधर चला गया। ठीक है, ठीक, क्या होता होता है, इसके बीच में ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग के बाद इसका एक पोर्शन टूट के इधर चला गया, इसका एक पोर्शन टूट के इधर चला गया। ठीक, और इसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक, ठीक, ठीक बेटा,
समझ में आ गया? उसका एक फ्रैगमेंट टूट के उधर चला गया, उसका उसका एक फ्रैगमेंट टूट के इधर आ गया, तो जो जीन्स थी उनका फेरबदल हो गया, जीन्स इधर उधर चली गई, हेरा फेरी हो गई उसकी। ठीक, अब ये जो बना, ये क्या हुआ, इसको रिकॉम्बिनेंट, इसको इसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट गैमीट बोलेंगे, या सॉरी रिकॉम्बिनेंट गैमीट नहीं बोलेंगे। इसके बाद फिर ये डिवाइड होके जब गैमीट बनाएगा तो इनसे जो गैमीट बनेगा उनको रिकॉम्बिनेंट गैमीट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम्स उन गैमीट में जाएंगे वो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स हैं। सो दीज आर रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग ओवर। ठीक, क्रॉसिंग ओवर ऐसे होती है बेटा, देखो इस तरीके से, इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होती है, फिर वो टूट के उसमें जुड़ेगा, वो टूट के उसमें जुड़ेगा। ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर है, ये दिस इज क्रॉसिंग ओवर। ठीक, और इससे जो ये प्रोड्यूस, मतलब जो फिनोमेना हुई, जब फ्रैगमेंट क्रॉसिंग ओवर के बाद जब डीएनए के एक सेगमेंट टूट के इधर उधर चले गए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। और ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स हो गए। दीज आर रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स। इतना मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया है आपको रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम क्या है। ठीक है, अब बेटा एक बात जानो कि जब मियोसिस होता है, मियोसिस जब भी होगी तो ये क्रॉसिंग ओवर होगा ही होगा, ये फॉर श्योर होगा। ठीक, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी ही होगी, फॉर श्योर होगी। ठीक, और किसी भी हिस्से में हो सकती है, मतलब थ्रू आउट जो ये आपको लेंथ दिखाई दे रही है, ये कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी हिस्सा टूट के इधर उधर जा सकता है। ठीक, क्रॉसिंग ओवर होगी तो रिकॉम्बिनेशन भी होगा ही होगा, और रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से कोई भी पोर्शन इधर टूट के उधर जा सकता है। अब उस पोर्शन पे जो जीन होगी वो भी इस तरीके से ट्रांसलोकेट करेगी, इधर से उधर जाएगी। ठीक, तो रिकॉम्बिनेशन होगा ही होगा। ठीक, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स थे, इनकी वजह से जो गैमीट बनेंगे वो ऐसे होंगे। दीज आर नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम, मतलब इसमें जो है, जो एज इट इज गैमीट जिसने बना दिया, ठीक, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक, और जिसमें क्रॉसिंग ओवर होके बना वो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स हैं। अब रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम के जो गैमीट होंगे वो कैसे होंगे, आइए देखें। मियोसिस हो रही है तो ये तो हो ही रहा है, अभी रिकॉम्बिनेशन वाला भी, वो भी प्रोसेस साथ साथ हो रहा है। तो अगर यहाँ हम बनाएं, ठीक है, ठीक, अब इसका जब गैमीट बना, ठीक, इसका गैमीट क्या बना, इसका गैमीट ऐसा बना।
ठीक है, इसमें क्या आया, स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई आया। ठीक है, दिख रहा है? ठीक ठीक। अच्छा, जो पेरेंट था बेटा, जो पेरेंट था ये, इसमें क्या था, इसमें क्या कॉम्बिनेशन था, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ था। ठीक, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ था। ठीक, तो इस टाइप के जो गैमीट बनेंगे ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही है, जैसा पेरेंट में था एग्जैक्टली गैमीट में वैसा ही है, लेकिन यहाँ न्यू कॉम्बिनेशन बना। ठीक है, यहाँ पे नया जीन को कॉम्बिनेशन बना, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई चला गया, क्यों, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से, और कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ गया क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से। ठीक है, तो ये जो है रिकॉम्बिनेंट गैमीट बनेंगे। ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स हैं। ठीक है, ये कैसे है, ये पेरेंटल टाइप के गैमीट है, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप के गैमीट्स हैं। ठीक ठीक, तो क्या है, these are gametes with parental combination of genes, और ये क्या है, ये वाले, ये दोनों, these are, इधर लिख दें, these are recombinant genes, recombinant gametes। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ऐसे गैमेट हैं जिनमें जो जीन का कॉम्बिनेशन है सेम पेरेंट के जैसा है। ठीक है, और इसमें क्रॉसिंग होगा, वो जो पेरेंट के का जो होमोलोगस क्रोमोसोम था उसको क्रॉसिंग ओवर हो गई मियोसिस के टाइम पे, तो इससे जो गैमेट बना उसमें क्या है, ये नया कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो इनको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट गैमेट। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट गैमेट का मतलब ऐसा गैमेट जिसमें नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन जाए जो कि पेरेंट में नहीं था। ठीक, उसको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट गैमेट बोलेंगे। समझ में आ गया? रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो कि विच इज नॉन पेरेंटल, मतलब जो कि पेरेंट में नहीं है, मतलब पेरेंट में अलग कॉम्बिनेशन है और उसमें अलग आ जाए। अलग क्यों आया, रीजन हम आपको बता दिए, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से। तो ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट गैमेट। ठीक, तो आप कहेंगे बेटा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा था तो भी तो सेम गैमेट्स ही बन रहे थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही गैमेट्स उसमें भी बन रहे थे। इसमें क्यों, इसमें फिर क्या अलग हो गया? ठीक है, तो उसमें बेटा मैंने बोला था कि क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम पे दोनों कैरेक्टर की एलील्स प्रेजेंट थी, दोनों कैरेक्टर की एलील्स प्रेजेंट थी, तो 25-25-25-25% से सारे गैमेट्स बने थे, इक्वल क्वांटिटी में बने थे। यहाँ इक्वल क्वांटिटी में नहीं बनेंगे। जब लिंकेज आ जाएगा, जब ऐसी अवस्था आ जाएगी, जब लिंकेज आ जाएगा, मतलब सेम क्रोमोसोम पे जब दोनों कैरेक्टर के जीन्स प्रेजेंट रहेंगे, तो वो 25-25-25-25 वाला रेशियो हैम्पर हो जाएगा। ठीक ठीक, कोई कम कोई ज्यादा बनेगा। समझ में आ गया? जब कोई कम कोई रिकॉम्बिनेशन तो होगा, रिकॉम्बिनेशन होने से ये वाले मतलब रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स बनेंगे, लेकिन रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स पेरेंटल टाइप वाले से कम बनेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ जहां पर फंक्शन कर रहा था, कहां फंक्शन कर रहा था, जहां पर जो अलग अलग कैरेक्टर की जो दोनों एलील्स थी वो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पे सिचुएटेड थी, तो वो 100% पूरा आपका अप्लाई हो रहा था। और ये जो 4 तरीके के गैमीट्स बन रहे थे इक्वल क्वांटिटी में बन रहे थे, 25-25-25-25% पे बन रहे थे। लेकिन जहां लिंकेज आ गया वहां पर वो 25-25-25-25% वाला जो रेशियो था वो हैम्पर हो गया। जब, और एक बात याद रखिए कि जब भी लिंकेज आएगा तब जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा वो हमेशा रिकॉम्बिनेंट गैमीट से ज्यादा होगा, वो हमेशा
दिस विल बी मोर। समझ में आया? जब लिंकेज आएगा बेटा, जब लिंकेज आएगा तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमेशा अधिक होगा रिकॉम्बिनेंट टाइप से। समझ में आया? समझ गए? ठीक, ये वाला अधिक बनेगा कंपेयर टू दिस। 25-25-25% के रेशियो से नहीं बनेगा। समझ में आया? इन दोनों का जो रेशियो होगा हमेशा इसके रेशियो से कम ही होगा, ये ज्यादा होगा ये कम होगा। ठीक, जहां लिंकेज ऐड करेगा वहां वो रेशियो नहीं आएगा। और जब वो रेशियो नहीं होगा बेटा, तो फिर जो F2 जनरेशन आ रही थी, जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लग रहा था, तो जो F2 जनरेशन में 9:3:3:1 का रेशियो आता था, ये रेशियो किसका था? ये क्या था? ये F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो था। ठीक है, ये कब बनता था? जब ये चारों गैमीट 25-25-25-25% बनते थे, तब ये रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो हमें F2 जनरेशन में दिखने मिलता था। लेकिन जब इनका रेशियो गड़बड़ा गया तो ये रेशियो भी गड़बड़ा जाएगा, ये नहीं देखने मिलेगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो कहीं लिंकेज है नहीं है कैसे पता करेंगे? वही हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे, F2 जनरेशन स्टडी करेंगे। अगर ये रेशियो आता है, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 का रेशियो आ रहा है, ठीक, तो यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ फुल्ली वर्क कर रहा है, लिंकेज नहीं है जीन्स के बीच में। समझ में आया? और अगर ये रेशियो दाएं बाएं हुआ जरा सा भी, तो समझ जाना कि वो जो कैरेक्टर्स हैं क्या है, लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं, वहां पे यही वाला सिनेरियो है। ठीक है, यही वाला सिनेरियो है वहां पे। ठीक, तो यही चीज है। अब हमें एक बात और जाननी, इतना तो आपको समझ में आ गया कि पेरेंटल वाला इससे ज्यादा आएगा। ठीक है, अभी बात खत्म नहीं होगी और बात करनी बाकी है, आइए देखते हैं। देखो, हमने बोला फिजिकल एसोसिएशन है जीन्स के बीच में। अब एक टर्म आता है क्लोजली एसोसिएटेड जीन या क्लोजली लिंक्ड जीन। ठीक, और तो उसका क्या मतलब होता है? इसको मिटाते हैं। क्लोजली लिंक्ड जीन का क्या मतलब है? टर्म हमारा क्या है? क्लोजली लिंक्ड जीन। ठीक है, इसका क्या मतलब है बेटा? देखो, एक क्रोमोसोम पे जिस कैरेक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। एक क्रोमोसोम के बीच पे एक क्रोमोसोम के ऊपर जितनी भी जीन्स होती हैं, ठीक है, कई सारी जीन्स होती हैं। अब वो जीन्स पास पास भी हो सकती हैं, बहुत दूर भी हो सकती हैं। ठीक है, ये R और Y के बीच में मैंने इतना गैप रखा है, हो सकता है इतना गैप ना रहता। ठीक है, हो सकता है एकदम पास पास होता, एकदम चिपका रहता, और हो सकता है एक यहाँ रहता, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, दूसरा केस 2 बना, मतलब इसी से ही आपको हम केस 2 समझा रहे हैं। ठीक है, R Y देखो यहाँ पे इसमें अच्छी खासी दूरी है, एकदम चिपका दें हम, देखो एकदम चिपका दिए इसको। लो, एकदम पास पास एकदम सटा दिए। ठीक, एकदम चिपका देंगे तो क्या होगा? इनको हम इनका जो फिजिकल एसोसिएशन है वो क्या कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गया, बहुत पास पास है। तो जो बहुत, जिनका फिजिकल एसोसिएशन बहुत ज्यादा होगा उनको हम क्या बोलेंगे? क्लोजली लिंक्ड जीन। ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोजली लिंक्ड जीन। और दूर दूर होंगी, हो सकता है एक यहाँ होती, हो सकता है R यहाँ रहे और Y यहाँ हो जाए, मतलब कोई और कैरेक्टर की जीन की बात हो रही है। ठीक,
इतनी दूरी हो गई, ठीक। ये भी एक केस है। पूछा जाए कौन सा इसमें से क्लोजली लिंक्ड है, ये वाला कि ये वाला, तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा वाला, ये वाला क्लोजली लिंक्ड है, ये क्लोजली लिंक्ड नहीं है। भले ही ये एक ही क्रोमोसोम पे है लेकिन बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर है, ठीक। तो ये तो हमें क्लोजली लिंक्ड जीन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक। अब इससे एक और लास्ट कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि ये जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है बेटा, रिकॉम्बिनेशन में हम क्या हो रहा था, एक पोर्शन टूट के दूसरी तरफ, दूसरा पोर्शन टूट के दूसरी तरफ, मतलब इसका एक हिस्सा टूट के इसमें जुड़ेगा, इसका एक हिस्सा टूट के इसमें जुड़ चुका है, जुड़ चुकने के बाद ये चीज है। अब हम जरा क्लोजली लिंक्ड जीन का रिकॉम्बिनेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसका रिकॉम्बिनेशन करने की कोशिश करते हैं, पता चल जाएगा, कुछ चीजें पता चलेंगी हम लोगों को। ठीक है, क्लोजली लिंक्ड जीन्स बहुत पास है, गैप ही नहीं है बिल्कुल ना। अब जरा तोड़ के जोड़ते हैं, इसका एक पोर्शन जोड़ के इस पे करते हैं, इसका एक पोर्शन जोड़ के उस पे करते हैं, इतना तोड़ दें अगर और इसमें इतना तोड़ दें तो क्या होगा, आर और वाई साथ साथ, इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई साथ साथ इधर जाएंगी, स्मॉल आर स्मॉल वाई साथ साथ इधर जाएगा, देखो इधर आ गया स्मॉल आर स्मॉल वाई दोनों, और इधर चला गया कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों, ठीक है। क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर होने का कोई फायदा हुआ, नहीं हुआ, क्रॉसिंग ओवर होने का कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों जीन्स इतनी पास पास थी कि जब ये पोर्शन टूट के इधर गया, ये पोर्शन टूट के इधर आया, तो ये दोनों जीन्स साथ साथ इधर उधर चली गई, ठीक है। गैमीट में तो साथ साथ जा ही रही थी, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होने के बाद क्या हुआ कि दोनों जीन्स साथ साथ इधर उधर गई, ठीक। अब इसका अगर गैमीट हम बनाए, इससे अगर हम गैमीट बनाए, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट फॉर्मेशन, अगर हम गैमीट बना दें बेटा, ठीक है, तो क्या हुआ, क्या गैमीट, क्या फर्क पड़ा, देखो इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई थी, रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ था, मतलब फ्रैगमेंट टूट के इधर उधर नहीं गया है, तो इसके गैमीट क्या बन रहा है, कैपिटल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन होने के बाद भी पेरेंटल टाइप ही आ गया, देखो यहाँ पर क्या आया, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई। इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि अगर जीन बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होंगी, क्लोजली लिंक्ड होंगी, एकदम पास पास होंगी, तो रिकॉम्बिनेशन होने की संभावना बहुत कम है। समझ में आया, क्यों कम है, क्रॉसिंग ओवर तो होगी, क्रोमोसोम
क्रोमोसोम का फ्रैगमेंट टूट के इधर उधर होगा, लेकिन अगर जीन बहुत पास पास होगी तो संभावना होगी कि वो जो दोनों पास पास वाली जीन्स हैं साथ ही साथ इधर उधर जाएंगी। जब साथ साथ इधर उधर जाएंगी तो फिर गैमेट को कोई असर थोड़ी पड़ेगा, गैमेट तो यही वाला बन रहा है, ये वाला तो बना ही नहीं। ठीक है, ठीक, समझ गए? अब मैंने बोला बेटा कि जो रिकॉम्बिनेशन होता है थ्रू आउट द लेंथ किसी भी हिस्से में हो सकता है, छोटे से छोटे हिस्से में हो सकता है, बड़े से बड़े हिस्से में हो सकता है। ठीक, हो सकता है ऐसा रिकॉम्बिनेशन इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर हो कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, ये बनने के चांसेस हैं लेकिन वेरी नॉमिनल, 1-8%, 100 में से 1%, 2%, बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, तो वो बहुत नॉमिनल, ये वाला बनने का चांस हम तो कह रहे हैं कि ये इससे कम बन रहा है क्योंकि दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर हैं। ठीक, इससे तो कम बनेगा ये रिकॉम्बिनेंट वाला, ये तो फॉर श्योर है, लेकिन कितना कम बनेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों जीन्स जो हैं उनके बीच में एसोसिएशन कितना, मतलब कितनी वो पास में है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये इससे कितना कम बनेगा। ठीक, समझ में आ गया? तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो 1% बनेगा, 2% बनेगा बस। अगर दूर दूर है जैसे यहाँ पर थी, मे बी ये बन जाए 30% या 20% या 10%। ठीक, तो जितना कम दूरी उतना कम संभावना ये रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनने का, और जितना अधिक दूरी उतना ज्यादा संभावना रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनने का। समझ में आया? समझ गए? और ये इससे कम रहेगा, जब भी लिंकेज आएगा रिकॉम्बिनेंट वाला टाइप हमेशा पेरेंटल टाइप से कम ही बनेगा। बहुत एक्सट्रीम केस में इसके बराबर हो सकता है, बहुत एक्सट्रीम केस में बराबर हो सकता है कि 50% ये बने और 50% वो बने। ठीक है, वो कब होगा बेटा? 50% ये 50% वो का मतलब 25-25-25-25 वाला ही आ गया सीन। वो कब होता है? वो तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में होता है ना, लिंकेज के भी केस में हो सकता है। वो कब होता है देख लो, वो भी देख लो, जब इसकी और इसकी दूरी बहुत ज्यादा होगी, ये एकदम इधर रहे एक एंड पे और ये एकदम इधर रहे दूसरे एंड पे। ठीक है, तब ये इसके बराबर हो सकता है, मतलब तब देखो ये बराबर कब होगा, ये बराबर कब होगा? जब ऐसी सिचुएशन हो कि दोनों एक एक एंड पे हो। ठीक है, उनके केस में ये 50% के रेशियो पे आ सकता है, वहां पर रिकॉम्बिनेशन बढ़िया से होगा। ठीक, जब बढ़िया से होगा तो क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेंट गैमीट होंगे वो क्या होंगे, पेरेंटल गैमीट के बराबर आ जाएंगे, तब ये 50% और ये 50% ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो नॉर्मली जब लिंकेज होता है तो ये दिस इज ऑलवेज लेस देन, रिकॉम्बिनेंट टाइप के गैमेट्स हमेशा इससे कम ही बनते हैं। ठीक, लेकिन अगर जीन्स के बीच में दूरी बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, तो उस केस में रिकॉम्बिनेशन होगा तो रिकॉम्बिनेंट टाइप जो होंगे पेरेंटल टाइप के बराबर बराबर हो जाएंगे, और वही 25-25-25-25 वाला रेशियो आ जाएगा। ये टोटल मिला के 50 है, मतलब ये 25, ये 25, ये 25, ये 25। ठीक, समझ में आया कि अगर जीन्स, दो कैरेक्टर की जीन्स अगर सेम क्रोमोसोम पे सिचुएटेड हैं तो ये 25-25-25-25 या पेरेंटल टाइप 50%, रिकॉम्बिनेंट टाइप 50%, ये रेशियो कब आता है,
जब वो दोनों जीन्स बहुत दूर हो, एक छोर पे हो, दूसरा दूसरे छोर पे हो, उस केस में ये हो जाता है रिकॉम्बिनेंट टाइप जो होता है, उस केस में, इस केस में रिकॉम्बिनेंट टाइप गैमीट्स जो होते हैं ये मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम एंड आर इक्वल टू 50%। समझ में आया? जब दोनों जीन्स के बीच की दूरी बहुत अधिक हो, उस केस में रिकॉम्बिनेंट टाइप मैक्सिमम बनते हैं, कितने बनते हैं? 50%। कभी 50% से अधिक एक्सीड नहीं होगा ये। समझ में आया? रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स कभी 50% को एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है? मैक्सिमम बनेंगे तो कितने बनेंगे? 50%। मतलब जितना पेरेंटल बन रहा है उतना ये भी बनेगा, ठीक है? दोनों पेरेंटल मिला के 50, मतलब सिंगल सिंगल 25-25 और ये सिंगल सिंगल 25-25, ठीक? और जब ऐसा होगा, जब ये चीज होगी, तो यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वर्क करेगा, ठीक है? समझ में आई बात? जब जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे सिचुएटेड हो, ठीक, तब तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वर्क करता ही करता है। अगर जीन्स सेम क्रोमोसोम पे सिचुएटेड हो, तब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वर्क कर सकता है, बशर्ते दोनों जीन्स की पोजीशन इतनी दूर हो कि रिकॉम्बिनेशन में पूरे 50% रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स बन जाए। उस केस में यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वर्क करने लगेगा, ठीक? समझ गए कि नहीं? इसलिए मैंने इसको लिखा है कि या तो पेरेंटल टाइप इससे ज्यादा रहेगा या बराबर होगा, अधिक, ठीक? या तो ये ऐसा रहेगा, इसके बराबर होगा। ये कभी इसको एक्सीड नहीं करेगा, इसके बराबर पहुंच सकता है। बराबर कब पहुंचेगा? जब दोनों जीन्स के बीच की दूरी बहुत अधिक होगी, तब बराबर हो सकता है, नहीं तो हमेशा कम रहता है, ठीक? जितना जितना कम रहेगा, ठीक, यानी कि उतना ज्यादा जीन जो है उतना पास पास जीन है। जितना अधिक रहेगा, इसका मतलब जीन में दूरी उतनी अधिक है। मतलब जितने रिकॉम्बिनेंट टाइप के गैमीट बनेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि जो जीन्स थी वो कितनी पास है या कितनी दूर है, ठीक? अगर रिकॉम्बिनेंट टाइप कम बन रहा है यानी कि जीन्स बहुत पास पास है, अगर रिकॉम्बिनेंट टाइप ज्यादा बन रहा है यानी कि जीन्स दूर दूर है। और अगर रिकॉम्बिनेंट टाइप 50% बन गया, इसका मतलब जीन्स बहुत दूर है, मतलब उनमें लिंकेज एक तरीके से नहीं है, एक क्रोमोसोम के पे होने के बावजूद नहीं है। समझ में आया? तो यही एक ऐसा सिनेरियो है, वन एंड ओनली सिनेरियो, कि जब एक क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट है दो कैरेक्टर्स की, तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट करेंगी यहाँ पे। दिस इज द ओनली केस, ओनली केस। नीचे का बेटा हमें मिटाना पड़ेगा, तभी हम लिख सकते हैं। So this is the only case where law of independent assortment is valid when the genes of two different characters are present on same chromosome। ठीक है? और ये केस क्या है कि दोनों जो है जीन्स जो है दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जीन्स
are very much distant from each other. Genes are very much distant from each other. ठीक है, so that due to recombination they are assorting independently. ठीक है, जब जीन्स इतनी ज्यादा 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 दूर दूर है तो रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से दे आर असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली, और जब बहुत पास पास होती है तो दे विल असॉर्ट टुगेदर. वहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं वर्क करता. और यहाँ पर F2 इस सिचुएशन में जहां 50% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब 50% रिकॉम्बिनेंट टाइप प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर जो F2 का जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कैसा आएगा, 9:3:3:1 आएगा. जब 50% रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, 50% रिकॉम्बिनेंट टाइप बन जाएगा, तब 9:3:3:1 के रेशियो पे फिनोटिपिक रेशियो आएगा. मतलब वहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वैलिड है और यही फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में आ रहा है. ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर. तो हो गया बेटा, बस कुछ चीजें लिखते हैं और वीडियो सम अप करते हैं. एक बात आपको याद रखनी है कि दिस recombinant, this here in this case recombinant type gametes 50% है, इनका मैक्सिमम वैल्यू है. दे कैन नॉट एक्सीड 50%, मोर देन 50%. दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड more than 50%. 50% इसकी मैक्सिमम लिमिट है बेटा, कभी भी पेरेंटल टाइप को एक्सीड नहीं कर सकते हैं. समझ गए? ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. आई थिंक आई शुड राइट द डेफिनेशन. linkage physical association between genes located on same chromosome. ठीक है, दिस इज लिंकेज. लिंकेज ये टर्म किसने कॉइन किया था, किसने डिस्कवर किया था? ये किया था बेटा थॉमस हंट मॉर्गन ने. TH मॉर्गन, इन्होंने coined the term linkage. ठीक है, ये किसने दिया था? थॉमस एंड मॉर्गन ने दिया था. क्या किया था उन्होंने? एक्सपेरिमेंट किया था किस पे? ड्रोसोफिला पे. ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर
या फ्रूट फ्लाई पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया और उस डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो उन्होंने कैरेक्टर चूज किए थे, इस डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो था, इट डेविएट हो गया फ्रॉम 9:3:3:1, 9:3:3:1 रेशियो से डेविएट हो गया। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट हम अगली वीडियोस में देखने वाले। उन्होंने क्या किया था, आपको लिंकेज समझ आ गया, बस हमें वो बस एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि वो हुआ क्या था उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ये टर्म दिया था और ये चीज डेविएशन उन्होंने देखा, तो उसी के हिसाब से उन्होंने लिंकेज वाली बात बोली। ठीक, सो दैट्स इट। रिकॉम्बिनेशन क्या है? generation of non parental gene combination, जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, इसी को हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन, जो हमने देखा कैसे क्यों होता है। ठीक, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अभी हमें और भी चीजें देखनी है इसमें, नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे। जो जीन के बीच की डिस्टेंस होती है बेटा, उसको फाइंड आउट किया गया है, इनके ही स्टूडेंट ने किया था। हम देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस पर क्वेश्चंस भी आते हैं नीट वगैरह में, so we will see that in the next video. So I hope you like the video और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का। सो इफ आपको अगर पसंद आई वीडियो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बेटा आपका फीडबैक बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि जो है आप देख तो रहे हैं लेकिन आपने शायद आप शेयर नहीं कर रहे हैं मेरी वीडियोस। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, वो मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू।